जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ सिक्स आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 91। आज का लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर होगा कैफ सिक्स का इंशाल्लाह। आज के लेक्चर में जो हमारा मेन टॉपिक हमने कवर करना है वो है यील्ड कर्व। यील्ड कर्व को समझेंगे और इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। फिर इसके बाद हमने स्टडी करना है कंसेप्ट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एनपीवी एंड आईआरआर। ये एक छोटा सा कंसेप्ट था हमारा, पेंडिंग था, इसको कवर करेंगे। बेपैक कंपनी, एक स्टूडेंट ने कहा था कि जी इसमें कुछ शायद कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, ऐसा ही है, इस वेरिएबल कॉस्ट की कैलकुलेशन में प्रॉब्लम, इसको डिस्कस करेंगे। और एक और कंसेप्ट स्टूडेंट ने आइडेंटिफाई किया है, फिशर इक्वेशन। फिशर इक्वेशन जो कि बेसिकली हमारा जो डिस्काउंट रेट होता है उससे रिलेट करती है, उसकी एक कैलकुलेशन है रियल और नॉमिनल। ये शायद इकोनॉमिक्स में भी आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे इसको हमने आज वो भी डिस्कस करेंगे हम। इसके अलावा आपने घर जाके चेकलिस्ट बनाई हो, कोई देखा हो, कोई और कंसेप्ट है? चलिए ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर कोई रह भी गया, बाद में भी किसी स्टूडेंट से बताया, शेयर किया, तो मेरी जिम्मेदारी होगी कि उसके नोट्स और उसका जो भी डिस्कशन है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई बाद में भी आप लोगों के सामने आता है और आप बताते हैं। ग्रुप में क्या आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं? नहीं ग्रुप में, लेकिन आपके जहन में अगर कोई क्वेश्चंस आएंगे तो वो आप कॉलेज आके पूछ सकते हैं। मैं क्या करूँगा कि वक्तन फ़क्तन जब भी कॉलेज में जब सेशन ऑफ हो जाएगा, चक्कर लगेगा मेरा, तो आने से पहले मैं मैसेज कर दिया करूँगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है, कि आपकी अगर कोई क्वेरी हुई तो आप पूछ सकते हैं जी। अच्छा, मैंने एक दफ़ा एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो बहुत ही बुरा एक्सपेरिमेंट रहा था। वो एक्सपेरिमेंट ये रहा था कि हमारे जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ जूम मीटिंग होती है। तो मैंने क्या किया कि जो लास्ट मंथ था इसमें, वो चूँकि फिज़िकल स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो घरों को जा चुके होते हैं, तो मैंने कंबाइन मीटिंग कर ली थी, जिसमें ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी थे, फिज़िकल वाले भी थे। फिज़िकल वाले स्टूडेंट्स ने बहुत तंग किया था, मतलब बिला वजह डिस्टर्बेंस क्रिएट की, कोई लाइन लगाना शुरू कर दी, अजीबोगरीब सी बातें लिखना शुरू कर दी, वो प्रॉब्लम क्रिएट हुई। फिर उसके बाद मैंने फ़ैसला किया कि आइंदा फ़िज़िकल वाले स्टूडेंट्स को जो मीटिंग है, जूम मीटिंग, उसमें ऐड नहीं करना, तो प्रॉब्लम होता है। उनका शायद इंटरेस्ट इतना नहीं होता जितना कि ऑनलाइन वालों का होता है जूम मीटिंग में, तो इसीलिए वो तो मुश्किल है। हाँ, मैं मैसेज कर दिया करूँगा, आपने अगर कोई क्वेश्चन पूछना हुआ तो आप आके पूछ सकते हैं कॉलेज में। स्टार्ट करें जी। सबसे पहले आपके साथ मैंने कल एक होम असाइनमेंट शेयर की थी। वो होम असाइनमेंट बेसिकली कोई नई असाइनमेंट नहीं थी। वो क्या था, प्रीवियस ही हमारा एक कंसेप्ट था, तो उस पे बेस कर रहे थे कि बॉन्ड वैल्यूएशन यूजिंग रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। आपको याद होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमने एक कंसेप्ट डिस्कस किया था कि अगर हमें रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न गिवन हो तो हम किसी भी बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू या किसी भी सिक्योरिटी की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमने जब कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखी थी तो उसमें शेयर्स की कॉस्ट और मार्केट वैल्यू भी कैलकुलेट करना सीखी थी, बॉन्ड या डिबेंचर की मार्केट वैल्यू कॉस्ट कैलकुलेट करना भी सीखी थी। एग्रीड? ये टॉपिक चूंकि बॉन्ड से डिबेंचर से रिलेट करता है, इसलिए शेयर्स को फिलहाल इस टॉपिक में भूल जाए। यील्ड कर्व का टॉपिक है बॉन्ड के लिए। अच्छा, बॉन्ड में हमने ये सीखा था कि अगर आपके पास मार्केट वैल्यू है किसी बॉन्ड की, आप उसका आईआरआर कैलकुलेट कर सकते हैं। याद है वो आईआरआर के मेथड से कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, आईआरआर के मेथड। अगर मार्केट वैल्यू है, आईआरआर कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कंसेप्ट याद है क्या आपको? चूंकि इस टॉपिक में यही कंसेप्ट यूज है, यही कंसेप्ट, सिर्फ इसके बाद 20% इसमें मैंने चेंज करना है थोड़ा सा, और यील्ड कर्व बन जाएगा। तो इसीलिए रिफ्रेश करने के लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, चैप्टर 11 वॉल्यूम 1 क्वेश्चन नंबर 16। कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन कर लिया है रिटर्न फॉर्म में? शाबाश, बेहतरीन। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? पक्का? अच्छा, मुझे ये बताइए आपने कैलकुलेशन कैसे की? चले सबके चेक तो नहीं कर सकते, लेकिन ज़बानी कलामी इवैल्यूएट कर लेते हैं। कह रहे कंपनी हैज इशूड ए बॉन्ड विद फेस वैल्यू ऑफ ₹100। ये फेस वैल्यू है, क्या यही मार्केट वैल्यू होगी? ये मार्केट वैल्यू नहीं होगी। डेट विल बी रिडीम्ड इन 4 years। इसका मतलब जो कैश फ्लोज होंगे वो कितने सालों के होंगे? 4 सालों के। द बॉन्ड हैज ए नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 6%। कितना इंटरेस्ट रेट है?
6%। अच्छा, ये नॉमिनल का वर्ड भी जहन में रखिएगा। जो लास्ट कंसेप्ट हमारा फिशर इक्वेशन है उसमें फिर मैं आपको रिकॉल करवाऊंगा ये नॉमिनल का मतलब क्या है। फिलहाल आपको पता ही है कि इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा, 6%। इसका मतलब है हर साल का जो कैश फ्लो वो कितना होगा, वो होगा 100 इंटू 6%। 6, ईयर 2 का 6, ईयर 3 का 6 और ईयर 4 का 106। और जब कह रहा है कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड दैट विल वुड बी इफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 5%, तो मार्केट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, 6 डिवाइडेड बाय 1.05 पावर 1 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 1.05 पावर 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 1.05 पावर 3 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 106 लास्ट ईयर में 106 डिवाइडेड बाय 1.05 पावर 4। देखिए यही आती है मार्केट वैल्यू। चलिए ये मार्केट वैल्यू आ गई हमारे पास 103.5। किसी को कोई प्रॉब्लम? फिर कह रहा है कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेट पार्ट बी में इफ मार्केट वैल्यू इज ₹96.62। इन दोनों में फर्क क्या है, इसमें उसने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है और कह रहा है मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करो। बी में क्या कह रहा है, मार्केट वैल्यू दी है, कहा है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करो। वो क्या होगा इसका, IRR। ठीक है, IRR की कैलकुलेशन करेंगे जिसमें मार्केट वैल्यू रखेंगे 96.62। एनपीवी कैलकुलेट करनी होती है ना, तो पहले हम एनपीवी कैलकुलेट करेंगे 6% पे, फिर जो आंसर आएगा उसके मुताबिक इंक्रीज या डिक्रीज करके दूसरी एनपीवी कैलकुलेट करेंगे और IRR का फार्मूला यूज कर लेंगे। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? चलिए अब आते हैं मेन कंसेप्ट की तरफ। अच्छा, मेन कंसेप्ट समझाना तो इधर था, इधर आपने कुछ और ही कंसेप्ट लिखे हुए हैं, रेज कर दें इसको। नहीं तो मैं किधर क्वेश्चन समझ आ गई, सारी आ गई, ऐसे समझ आ गई। हाँ, इसको भी रेज कर देते हैं। जिसने कोई हाँ अपनी यादगार के तौर पे तस्वीर वगैरह लेनी है वो ले ले, फिर इसके बाद इसको रहना। अच्छा क्वेश्चन का प्रिंट आउट। चलिए क्वेश्चन 17 सुन लीजिए। हमने जो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की है इस वाली एग्जांपल में, ये थोड़ा थोड़ा तो रेज करना पड़ेगा ना। रेजर किधर है भाई? हाँ ठीक है, आप जितनी मर्जी लिख मुझे उसके ऊपर कोई एतराज नहीं। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल दोबारा लिखिएगा, मुझे कोई इतराज नहीं। चलिए बस ठीक है। अच्छा हमने नोट कीजिए, हमने जब इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की वो किस तरीके से कैलकुलेट की, इस क्वेश्चन के अंदर 5% 6 फोकस प्रेजेंट वैल्यू हमने मार्केट वैल्यू या प्राइस कैलकुलेट की, वो हमने कैसे कैलकुलेट की, 6 डिवाइडेड बाय 1.05 पावर 1 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 1.05 पावर 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 1.05 पावर 3 प्लस 106 डिवाइडेड बाय 1.05 पावर 4। देखिए इसी तरीके से हमने उसकी प्राइस कैलकुलेट की, प्रेजेंट वैल्यू प्राइस। अच्छा इसमें एक चीज नोट कीजिएगा, यील्ड कर्व में एज्यूम किया जाता है टैक्स रेट 0, एज्यूम किया जाता है, टैक्स को समय इग्नोर किया जाता है। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में भी ऐसा होता था ना, कुछ क्वेश्चंस होते थे जिनमें टैक्स की एडजस्टमेंट होती थी, कुछ में नहीं होती थी। तो जब फोकस हमारा किसी और चीज को समझाना हो ना, तो फिर हम जो इररेलेवेंट चीजें होती हैं उनको इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पे फोकस चूंकि कोई और चीज समझाना है, इसीलिए टैक्स को हम इग्नोर कर रहे हैं। प्रैक्टिस रियल लाइफ में ये टैक्स 0 नहीं होता कभी, आपको पता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि फोकस कुछ और समझाना है तो इसलिए टैक्स बिला वजह की एक कम्प्लेक्स एडजस्टमेंट थी जिसका करंट टॉपिक से कोई ताल्लुक नहीं था। यील्ड कर्व में अज्यूम करते हैं टैक्स 0 है। ये है ईयर 1 का कैश फ्लो, ये है ईयर 2 का कैश फ्लो, ये है ईयर 3, ईयर 4। 1 में 5%, ईयर 2 में 5%, 3 में 5%, 4 में 5%।
आप मुझे बता सकते हैं कि प्रैक्टिकली इस कैलकुलेशन में कि क्या बड़ी प्रॉब्लम है? प्रैक्टिकली इसमें, जो कि थ्योरेटिकली आपको कंसेप्ट समझाने के लिए हम आपको नहीं हाईलाइट करते, लेकिन प्रैक्टिकली आपको हमेशा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। गैस करें क्या है? वो ये कि आपने एज्यूम किया है इसमें कि हर साल का जो डिस्काउंट रेट है, जो हर साल का इंटरेस्ट रेट है, वो सेम है 5%। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। आप देखें, आज से 3 साल पहले जो इंटरेस्ट रेट्स थे बैंक के, क्या आज वो इंटरेस्ट रेट हैं? वो नहीं है। और 3-4 साल बाद हो सकता है डिफरेंट हो। तो प्रैक्टिकली हर साल, बल्कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी आपको पता है हर 2 महीने बाद रिवाइज होती है, तो चांसेस होते हैं कि हर 2 महीने के बाद ही इंटरेस्ट रेट रिवाइज हो जाएगा। प्रैक्टिकली हर साल इंटरेस्ट रेट सेम नहीं रहता। इसीलिए अगर आपने मार्केट वैल्यूज कैलकुलेट करनी है तो सेम इंटरेस्ट रेट हर साल यूज करना अनरियलिस्टिक अजम्पशन है। बताइए एग्री करते हैं कि नहीं? तो इसके लिए फिर क्या करना चाहिए? हमें हर साल का उसका स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट यूज करना चाहिए। ये एक कंसेप्ट है। यील्ड कर्व क्या है? यील्ड कर्व बेसिकली आपको हर साल का रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट रेट बताता है। ठीक है, जैसे मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूं, हम इसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल में तो हमने हर साल में आपको अजम्पशन सिंपल ही रखी थी, वो आपने सारे क्वेश्चन वैसे ही करने हैं। यील्ड कर्व जब तक पूछेगा नहीं, आपने यील्ड कर्व की तरफ नहीं जाना। हमने वहां पे स्टडी किया था 5 साल के लिए भी अगर कोई प्रोजेक्ट चलेगा ना, हर साल का जो डिस्काउंट रेट है वो सेम होगा। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। इसको छोटी सी एक एग्जांपल से समझते हैं। फर्ज कीजिए आप बैंक के पास लोन लेने के लिए गए और 1 साल का लोन लिया, और फिर लोन की अमाउंट सेम है, बैंक के पास जाए और उसे कहे कि मुझे 2 साल के लिए लोन दे दे। क्या बैंक दोनों सिचुएशन में एनुअल इंटरेस्ट रेट सेम रखेगा? इसका बात नहीं। अमूमी तौर पे जितना ज़्यादा पीरियड होता है ना, तो अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ज़्यादा है, तो बैंक वाला इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा देगा। यानी टाइम पीरियड जितना बढ़ता जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकली ये है, ईयर 1 का इंटरेस्ट रेट डिफरेंट होगा, ईयर 2 का इंटरेस्ट रेट डिफरेंट होगा। इससे एग्री करते हैं कि नहीं करते? और ये नॉर्मली ईयर 1 का इंटरेस्ट रेट जो होगा, ईयर 2 का इंटरेस्ट रेट उससे कम होगा या ज्यादा होगा या सेम होगा? उससे ज्यादा होगा नॉर्मली। ठीक है, तो बेसिकली यील्ड कर्व इसी चीज का नाम है कि आपने हर साल का इंटरेस्ट रेट स्पेसिफिक कैलकुलेट करना होता है। यहां पे देखिए आपको बता क्या रहा है, व्हाट इज यील्ड कर्व? यील्ड कर्व जैसे ही आपके जहन में आए ना, एक दूसरा लफ्ज आपके जहन में आ जाए, सप्लाई कर्व। इकोनॉमिक्स में सप्लाई कर्व पढ़ते थे। सप्लाई कर्व क्या होता था? 2 चीजों के दरमियान में रिलेशनशिप। किस किस के दरमियान में? प्राइस और सप्लाई के दरमियान में। यील्ड कर्व क्या है? ये भी सप्लाई कर्व की तरह है। ये 2 चीजों में रिलेशनशिप बताता है। किन 2 चीजों में? नंबर 1 टाइम में, लेंथ ऑफ बोरोइंग, और नंबर 2 कॉस्ट ऑफ डेट, यानी इंटरेस्ट रेट, जिसके मुख्तलिफ नाम है, जैसे यील्ड भी कहते हैं, कुछ और नाम भी, यील्ड टू मैच्योरिटी भी। तो यील्ड कर्व क्या है? ये बेसिकली रिलेशनशिप बताता है कि लेंथ ऑफ बोरोइंग का रिलेशनशिप इंटरेस्ट रेट के साथ क्या है। तो जनरली ये रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है, यानी लेंथ जैसे जैसे टाइम पीरियड बोरोइंग का इंक्रीज होता जाएगा, इंटरेस्ट या यील्ड इंक्रीज होती जाएगी। 1 ईयर का जो भी यील्ड रेट होगा, ईयर 2 का यील्ड रेट उससे ज्यादा होगा, ईयर 3 का यील्ड रेट उससे ज्यादा होगा। ये है सिंपल यील्ड कर्व। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने, आपको याद है इकोनॉमिक्स में भी जब आप कोई भी लॉ पढ़ते थे, जैसे डिमांड कर्व हो या सप्लाई कर्व, तो उसे 3 तरह से पढ़ते थे, स्टेटमेंट फॉर्म में, शेड्यूल फॉर्म में, और डायग्राम की शक्ल में। ऐसा ही है। तो यील्ड कर्व को भी हम इसी तरह 3 तरीकों से पढ़ेंगे। पहला स्टेटमेंट फॉर्म में, दूसरा शेड्यूल या टेबल की शक्ल में, और तीसरा डायग्राम की शक्ल में। स्टेटमेंट फॉर्म में क्या कहता है? यील्ड कर्व क्या है? यील्ड कर्व ऐसा कर्व है जो कि 2 चीजों के दरमियान में रिलेशनशिप बताता है। किस किस के दरमियान में? लेंथ ऑफ बोरोइंग, टाइम ऑफ बोरोइंग, और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। अब इसको टेबल के जरिए से एक्सप्लेन करते हैं। देखें, मेच्योरिटी पीरियड 1 2 3 4, जैसे होता था ना प्राइस 1 2 3 4, मेच्योरिटी पीरियड क्या है? 1 2 3 4। और यील्ड रेट क्या है?
ईयर 1 का 3%, 2 का 3.7, 3 का 4.8, 4 का 5.3। देखिए जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ रहा है इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है ऐसे। तो इमेजिन कीजिए इसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव होगा, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा। क्लियर? अच्छा आगे चलते हैं। फिर इसमें कह रहा है कि इसमें टैक्स और रिस्क ये जीरो एज्यूम किए जाते हैं, इनको इग्नोर किया जाता है, क्योंकि हमने बेसिकली आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते होंगे कि सप्लाई के बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो प्राइस को इफेक्ट, इस तरह का रूल होता था, लॉ ऑफ सप्लाई। हाँ, वो एज्यूम करते थे उनको जीरो है। यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट वही है कि चूंकि हम रिलेशनशिप एनालाइज कर रहे हैं मेच्योरिटी पीरियड का यील्ड रेट के साथ, तो बाकी की जो चीजें हैं जो कॉस्ट को इफेक्ट कर सकते हैं जैसे टैक्स, जैसे रेट, उसको हमने इग्नोर कर दिया, क्योंकि हम कॉस्ट ऑफ डेट का एनालिसिस कर रहे हैं किसके साथ, सिर्फ और सिर्फ मैच्योरिटी पीरियड के साथ। अब जरा इसको अगर हम डायग्राम की शक्ल में शो करवाएं तो बताइए लेफ्ट साइड वाली डायग्राम नॉर्मल केस है कि राइट साइड वाली? लेफ्ट साइड, जो ये बता रहा है कि जैसे ये टाइम पीरियड है, ये यील्ड कर्व, जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा यील्ड कर्व इंक्रीज होता जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर सकते थे, कर्व भी लाइन उन्होंने वही जरा थोड़ा डिजाइनिंग टच के लिए दे दिया, कूल कर रखने के लिए। और ये भी यील्ड कर्व हो सकता है, लेकिन रेयर केस में, एक्सेप्ट अमूमन ऐसा होता नहीं है। ये उस वक्त होता है जब डिफ्लेशन का केस हो। जब डिफ्लेशन का केस हो ना, तो हो, आपने शायद कभी सुना होगा कि जापान में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पे भी लोन देते थे एक, अब है वो खत्म हो गया सिस्टम बाजुकात कि आपने लोन की अमाउंट अभी लिया ज्यादा, फ्यूचर में कम पे करने हैं। ये रेयर केस होता है, एक्सेप्शनल होता है। ये उस सूरत में होता है अगर फ्यूचर में डिफ्लेशन एक्सपेक्टेड हो। डिफ्लेशन में फ्यूचर में प्राइसेस कम होती है ना, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आज प्राइस 10 रुपये होगी तो 3 साल के बाद प्राइस 8 रुपये हो जाएगी, या आप कहेंगे सर ये तो नहीं है, तो पागलों वाली बात है। लेकिन ऐसा हो भी सकता है, लेकिन कब होता है? इन्फ्लेशन का अपोजिट है डिफ्लेशन। लेकिन ये रेयर है दुनिया में डिफ्लेशन, अमूमी तौर पे इन्फ्लेशन नहीं होती है। तो जो यील्ड कर्व का रेट है उसने बताए दोनों है, यील्ड कर्व दोनों तरह से हो सकता है, लेकिन नॉर्मल यील्ड कर्व कौन सा होता है? पॉजिटिव, लेफ्ट साइड वाला। ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में हो सकता है, इनवर्स हो सकता है, रूल आउट नहीं किया, लेकिन एक्सेप्शन। भाई बात समझ आ गई, कंसेप्ट समझ आ गया। अब आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। कंसेप्ट क्या था कि यील्ड कर्व एक ऐसा कर्व है या ऐसा शेड्यूल है, ऐसा टेबल है जो दो चीजों के दरमियान में रिलेशनशिप बताता है, लेंथ ऑफ बोरोइंग, लेंथ ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ डेट, लेंथ ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ डेट। और मैसेज पीछे क्या देता है ये कि लेंथ बढ़ती जाएगी तो कॉस्ट बढ़ती, इसीलिए हर साल का इंटरेस्ट रेट डिफरेंट होता है और ज्यादा होता है पिछले साल से, अमूमी तौर पे ज्यादा। क्लियर? अब हमने सिर्फ एक चीज सीखनी है कि अगर तो क्वेश्चन में उसने सीख का लिया, जिसके लिए मैं बार बार आपसे कह रहा था कि क्वेश्चन करें, कि अगर क्वेश्चन के अंदर उसने एक ही इंटरेस्ट रेट दिया है तो हर साल प्रेजेंट वैल्यू मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे? हर साल वो ही इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करेंगे। अब क्वेश्चन क्या है कि अगर उसने आपको यील्ड कर्व दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? यील्ड, तो मार्केट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए कंसेप्ट अगर स्ट्रांग है ना तो आप कैलकुलेशन किए बगैर ही बता सकते हैं। मुझे बताइए, अगर क्वेश्चन के अंदर उसने कहा है एक बॉन्ड की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कीजिए और डिस्काउंट रेट उसने एक नहीं दिया कि 4 साल है तो एक ही डिस्काउंट रेट है सबका, नहीं, बल्कि उसने यील्ड कर्व दिया है। ईयर 1 का रेट डिफरेंट है, ईयर 2 का रेट डिफरेंट है, ईयर 3 का रेट डिफरेंट है, ईयर क्या करेंगे? शाबाश, यही आंसर है कि हर साल को डिफरेंट डिस्काउंट रेट से डिस्काउंट करना है। यील्ड कर्व का यूज क्या है? यील्ड कर्व का यूज सुने कि अगर हमने किसी भी बॉन्ड की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हर साल के लिए डिफरेंट डिस्काउंट रेट यूज करेंगे। फिर से बताइए, यील्ड कर्व अगर क्वेश्चन में दिया हो इसका यूज क्या है? हर साल के लिए डिफरेंट डिस्काउंट रेट। यील्ड कर्व यही होता है ना, हर साल का डिफरेंट रेट। तो अगर यील्ड रेट उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या करना है? हर साल का डिफरेंट यूज करें। सिंपल, ये आधा कंसेप्ट खत्म हो गया। अच्छा अब जरा बताइए, अगर कंसेप्ट समझ आ रहा है तो आपको
ये आगे नीचे यही बातें लिखी है, लेकिन मैं आपको ज़बानी कलामी बता के ना तो प्रैक्टिस करवा दूंगा, ये फिर घर जाके पढ़ लीजिएगा, ये वही चीज़ें जो मैं आपको समझा रहा हूँ। अब अगर आपको समझ आ गया है, आपके पास टाइम है 5 मिनट का। अगर तो आपने सोल्यूशन देखे बगैर सही आंसर निकाल लिया, इसका मतलब है यील्ड कर 50% आपने ग्रिप हासिल कर लिया। जरा देखिए, मुझे ये बताइए, इसमें पार्ट बी नहीं करना आपने, पार्ट बी अभी नहीं करना। पार्ट बी IRR के मुताबिक कैलकुलेशन है, वो रेपिटेशन है। जो ऊपर मार्केट वैल्यू निकलती है ना, उसको मार्केट वैल्यू रख के ऊपर जो वैल्यू निकलेगी IR की कैलकुलेशन है, ये घर जाके कर लीजिएगा, ये ऑप्शन कर लीजिएगा। आई के आपने एग्जांपल में पार्ट ए के साथ पार्ट बी ये भी करवाया है, मे भी एग्जाम में भी पूछ ले। असल में यील्ड कर्व ये पार्ट ए है, ये इस यहाँ पे यूज होगा करना। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क बताइए क्या है? इसमें एक ही डिस्काउंट रेट था, इसमें और इसमें पार्ट ए पार्ट, क्या फर्क है? एक ही डिस्काउंट रेट है 5%, चारों सालों में, 4 साल है ना, चारों सालों में वही यूज होगा। यहां पे क्या है, उसने यील्ड कर्व दिया है। यील्ड कर्व क्या होता है? हर साल का डिफरेंट रेट। तो इसका हमारे क्वेश्चन पे क्या फर्क पड़ेगा? सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा कि हर साल 5% नहीं करना, पहले साल 3, दूसरे साल, तीसरे साल ये बड़ा यील्ड कर्व कर लेंगे। 3 मिनट दे रहा हूं आपको, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आपका भी इम्तिहान है, 3 मिनट है आपके पास, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएं, फिर मानूंगा फाइनेंस के एक्सपर्ट है। शाबाश, आपका वक्त स्टार्ट होता है अब, पास कीजिए जी। उम्मीद है कैलकुलेशन आपने कर ली होगी। क्लास में कोई एक स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं? कितनों ने कैलकुलेशन कर ली और ठीक हुआ है? कितने हैं जिन्होंने कैलकुलेशन की लेकिन गलत हुआ? एक स्टूडेंट है जी। भाई क्या ये गलती चेक करें जी? जी इंटरेस्ट रेट गलत, चलें कोई बात नहीं, इंटरेस्ट रेट हर साल का अलग लिखना था, ऐसा ही है। चले ये हो गया। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 17 के आगे लिख दीजिए, यील्ड कर्व गिवन मार्केट वैल्यू टू बी कैलकुलेटेड। क्या लिखना है? यील्ड, ये है यील्ड कर्व। यील्ड कर्व किधर है? यील्ड कर्व क्या है? ये है यील्ड कर्व। ये यील्ड कर्व है कि नहीं मुझे ये बताएं, पहचान लेंगे कि नहीं केस स्टडी एग्जाम क्वेश्चन में? ये मैच्योरिटी पीरियड है और यील्ड कर्व क्या बताता है? रिलेशनशिप दो चीजों में, किसमें? टाइम पीरियड में और इंटरेस्ट रेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये दो चीजें हैं तो यील्ड कर्व होगा। ये दो चीजें नहीं है ना, तो बाकी चाहे जितनी मर्जी चीजें ऐड कर ले, वो यील्ड कर्व नहीं होगा। एग्री करते हैं? तो इसके साथ लिखें क्या? यील्ड कर्व गिवन मार्केट वैल्यू टू बी कैलकुलेटेड। अच्छा अब जरा बताएं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, क्योंकि दो तरह से क्वेश्चन दे सकता है ना आपका, कभी मार्केट वैल्यू से कॉस्ट में जाता है, कभी कॉस्ट, तो दोनों चीजें बतानी है ना आपको। दूसरा, आप मुझे बता सकते हैं 17 और 18, देखें जिसने कंसेप्ट पिक कर लिया ना, उसके बाद कैलकुलेशन इजी आती है। आप मुझे 17 और 18 में फर्क बता सकते हैं? 17 के पार्ट ए में उसने क्या किया था? यील्ड कर्व दिया था, रिक्वायरमेंट क्या थी? प्राइस यानी मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करो। यहां पे रिक्वायरमेंट क्या है? यील्ड कर्व कैलकुलेट करो, और दिया क्या हुआ है? तो यहां पे इसके आगे ब्रैकेट में लिख ले, क्या आपको पता क्या लिखना है? मार्केट वैल्यू गिवन यील्ड कर्व टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है, इसी तरह वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नॉर्मल क्वेश्चन में भी करता था ना, कभी कॉस्ट रिक्वायर्ड रेट दे के कहता था मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करो, कभी मार्केट वैल्यू दे के कहता था कॉस्ट कैलकुलेट करो। उसी तरह यहां पे भी है, दोनों आधा काम हो गया। ये भी आसान ही है, बेफिक्र रहे। मुझे ये बताइए, जो नीचे टेबल है जो कि ज्यादा बड़ा है ऊपर वाले टेबल से, क्या इसको हम यील्ड कर्व कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकते? मैं आपको पहले बता दूं ये टेबल है क्या, इंफॉर्मेशन समझा। ये टेबल ये बताता है कि अगर आप बॉन्ड, मार्केट में 3 तरह के बॉन्ड हैं, ए, बी और सी। बॉन्ड ए का मैच्योरिटी पीरियड है 1 साल के लिए। 1 साल के लिए कूपन रेट है 6%। कूपन रेट आपको पता है वो क्या होता है? कूपन रेट वो जिसपे कैश फ्लो कैलकुलेट करते हैं, 6%। और मार्केट वैल्यू कितनी है? 102। ठीक है, अगर बॉन्ड 2 साल का हो, कूपन रेट 5%, मार्केट वैल्यू 101। 3 साल का बॉन्ड लें
तो कूपन रेट 4%, मार्केट वैल्यू 97। तो इसमें भी तो टाइम पीरियड है, यील्ड कर्व में भी टाइम पीरियड ही होता है, इसमें भी टाइम पीरियड है। आप कह रहे हैं ये यील्ड कर्व है, ये नहीं है, क्यों? हाँ, क्योंकि यील्ड कर्व दो चीजों का रिलेशनशिप बताता है, टाइम पीरियड का किसके साथ? यील्ड के साथ, यील्ड के साथ, हाँ, रिक्वायर्ड रेट के साथ, इफेक्टिव रेट के साथ, आईआरआर के, कूपन रेट नहीं, कूपन रेट और होता है और रिक्वायर्ड रेट और होता है, ये तो आपको पता है ना, आईआरआर होता है। कूपन रेट तो वो होता है जो ऊपर कैश फ्लो कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं फेस वैल्यू से, 100 इंटू 6%। कूपन रेट अलग है, रिक्वायर्ड रेट या आईआरआर अलग होता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ डेट अलग है, ठीक है, कूपन रेट अलग है, ये पता है ना। तो यहां पे यील्ड कर्व टाइम पीरियड का यील्ड के साथ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ, इफेक्टिव रेट के साथ, आईआरआर के साथ, जो भी नाम दे दें, उसके साथ रिलेशनशिप है। यहां पे टाइम पीरियड तो है लेकिन यील्ड नहीं है, इसलिए ये आपका यील्ड कर्व नहीं है। एग्रीड? यील्ड कर्व कह रहे हैं हमें कंस्ट्रक्ट करें। कंस्ट्रक्ट कैसे होता है भला? सिंपल, ऊपर ये देखिए, अभी कंस्ट्रक्ट करते हैं यील्ड कर्व। यील्ड कर्व कैसे होगा? यील्ड कर्व दो चीजें देखिए, काम की चीजें अगर दो भी आपने लिख दी ना तो कंप्लीट हो गया काम। और दो यील्ड कर्व में, ये अगर यील्ड कर्व है, इसमें दो चीजें क्या होंगी? लेफ्ट साइड पे टाइम पीरियड या ईयर्स, टेन्योर, जो भी लिख दें, और यहां पे क्या होगा? यील्ड। अब कितने साल का उसने दिया हुआ डाटा, तो यील्ड कर कितने सालों का कैलकुलेट कर सकते हैं? 3 साल तक। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। अब हमने ये 1, 2, 3 परसेंटेजेस कैलकुलेट करनी है, हमारा क्वेश्चन खत्म। अब कैसे कैलकुलेट होगी? बहुत आसान, प्रोसेस सेम। इसका यील्ड रेट कैलकुलेट करें। अगर मैं आपसे कहूं इसका यील्ड रेट कैलकुलेट, क्या होगा? कह रहा है देयर आर 3 बॉन्ड्स इन इशू फॉर ए गिवन रिस्क क्लास विद फेस वैल्यू ऑफ ₹100 ईच। ऑल 3 बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट एनुअली इन एरियर्स एंड टू बी रिडीम फॉर पार एट मैच्योरिटी। फेस वैल्यू कितनी है? 100। पहले ईयर 1 का, किसका? ईयर 1 की यील्ड कैलकुलेट करें। सिर्फ ईयर 1 का बॉन्ड उठाए, 1 ईयर, कूपन रेट 6 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये होगा प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 100। कितनी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? यानी मार्केट वैल्यू कितनी है? 102। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 102। और ये किसके इक्वल है? कैश फ्लो 1 साल ही होगा ना। कैश फ्लो क्या होगा? 6 और प्लस 100, रिडेम्पशन एट पार 106। ये आ जाएगा इज इक्वल टू 106 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई पावर n। ये जो है ये बेसिकली 1 है, 1। ये जो आई है ये आपका यील्ड है। कैलकुलेट कर सकते हैं? करें। 3.92%। देखें यही आता है। हमने इसका इफेक्टिव रेट कैलकुलेट किया, इसको इफेक्टिव रेट समझ लें, इसको आईआरआर समझ लें, कुछ भी समझ लें। यानी इस बॉन्ड के ऊपर हमें अगर इसको खरीदते हैं तो कितना मिलता है रिटर्न? 3.92%। डन जी। अब हमने क्या करना है? स्टेप वाइज चलना है, स्टेप वाइज। क्या? ईयर 2 पे चलना है। ईयर 2 का बॉन्ड कौन सा है? बी। अब ये डाटा उठाएंगे। अब जरा टेंटिवली जरा सोचते जाए क्या करेंगे, सोचे पहले क्या करेंगे। इसी तरीके से अब इसका मार्केट वैल्यू क्या? 101 और 2 ईयर, और रेट कितना है? 5। इसका मतलब है इसका कैश फ्लो आएगा 55, ऐसे। तो ईयर 2 है, ये बॉन्ड ए था। अब ये बॉन्ड बी। बॉन्ड बी किस काम आएगा हमें? क्योंकि इसका मैच्योरिटी 2 साल है, ये ईयर 2 का यील्ड कैलकुलेट करने के काम आएगा। वो कैसे?
मार्केट वैल्यू कितनी है 101 इज इक्वल टू कैश फ्लो कितना है, पहले ईयर 1 का 5 और ईयर 2 का 105। अब जरा गौर से सुनिएगा, डिवाइडेड बाय क्या करूं, 1 प्लस एक्स पावर 1 और 1 प्लस एक्स पावर 2, एक्स कह लें या आई कह लें एक ही बात है, मैं वैसे आई का करता हूं, आपसे कैलकुलेशन ये गलत है। हाँ जी, पहले साल का रेट आप कैलकुलेट कर चुके हैं, पहले साल का रेट, क्योंकि हर साल का डिफरेंट है। अगर आप ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे ना तो टेक्निकल फॉल्ट क्या कर रहे हैं, दोनों जो रेट आएगा वो आपका दोनों सालों का सेम होगा, जबकि यील्ड कर्व में तो ऐसा होता ही नहीं। यील्ड कर्व सिंपल, यील्ड कर्व क्या है, मल्टीपल ईयर मल्टीपल रेट्स, मल्टीपल ईयर मल्टीपल रेट। मेरा ख्याल है यील्ड कर्व इससे आसान डेफिनेशन नहीं हो सकती, कम से कम मैं तो नहीं जानता। यील्ड कर्व क्या है, मल्टीपल ईयर्स मल्टीपल रेट्स। तो मल्टीपल, तो ईयर 1 का रेट क्या है 3.92, तो आप इसको 1 प्लस एक्स पावर n नहीं करना, बल्कि क्या करना है 1.0392 पावर 1। अब कैलकुलेट करें क्या आता है 4. भाई ये कैलकुलेशन आपसे हो रही है ना, कैलकुलेशन 4.48 आपके कैलकुलेटर पे आए तो आपने मुझे आगे लेके चलना है, वरना नहीं चलना। नजर नहीं आई, आप कैलकुलेटर पे देखिए, वहां पे नजर आ जाएगा। शाबाश शाबाश। हालात से लड़ना ना आप थोड़ा कम कम ही है ना, फौरन ही हथियार डाल देते हैं। तो क्या है सेकंड, दूसरे का क्या है, ईयर 2 का 4.48%। अब आगे पता है मैं क्या कहने लगा हूं, वो तो लिखा ही नहीं आपने। है कोई माई का लाल, है कोई माई का लाल जो ये 3 का यील्ड कैलकुलेट कर दे? कर लिया आपने, कैसे वो तो भी मैंने सिखाया ही नहीं। हाँ शाबाश भाई, कंसेप्ट क्लियर हो गया तो कैलकुलेशन जितनी मर्जी आगे बढ़ाते जाएं, कैलकुलेशन जितनी मर्जी आगे बढ़ाते जाएं। मैं भी कर लेता हूं। अब आपने देखना है कि मैंने इसमें क्या गलती की है। बॉन्ड सी है, सी मार्केट वैल्यू 97 है, मार्केट वैल्यू 97 है, इज इक्वल टू कूपन रेट 4% है 100 पे, यानी 4 आएगा। 3 है ना तो 3 दफा 4 प्लस 4 प्लस 104, 104 गलत तो नहीं मैंने किया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स पावर 3, इधर क्या आएगा ये 2 का 1.0448 पावर 2, और इधर क्या आएगा 1.0392 पावर 1। क्या आया 5. कैलकुलेटर को भी दिखाएं किधर आया 5.14, किधर है 5.14, 5.1377, चले ठीक है 5.1377 ठीक है। किधर है आप, किधर है दिखा 1. हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ आ गया। अब आप मुझे ये बताइए कि हम ये रेट तो पहले भी कैलकुलेट करते थे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, एनपीवी पहले भी कैलकुलेट, फर्क क्या है, वो सेम रेट होता था, ये अलग रेट है। तो यील्ड कर्व की साइंस समझ आ गई, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना है हर साल का डिफरेंट रेट अगर दिया हो तो आपने ये याद रखना है हर साल का डिफरेंट रेट यूज करना है, और अगर उसने कहा हो कैलकुलेट करो तो ये ध्यान में रखना है कि हर साल का डिफरेंट रेट कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना सिंपल। दोनों तरीकों से आपको समझा दिया। अगर यील्ड कर्व गिवन हो तो मार्केट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है डिफरेंट रेट यूज करते हुए, और अगर मार्केट वैल्यू गिवन हो तो यील्ड कर्व कैसे कैलकुलेट करना है हर साल का डिफरेंट। ईयर 1 से शुरू करना है तरतीब लगा के, ये ना हो एग्जाम में वो ईयर 3 ऊपर दे दे ईयर 2 नीचे दे दे,
तो आप ईयर 1 के बाद पहले ईयर 3 कैलकुलेट कर ले, फिर ईयर 2, ऐसे नहीं करना, तरतीब से चलना है। एग्रीड? चलिए, ये था हमारा यील्ड कर्व। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। नहीं? चलिए अब आगे इसके बाद छोटे मोटे जो कंसेप्ट थे उनको भी डिस्कस कर लें। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है हमारा वो था इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में 2 मेथड थे, एनपीवी और आईआरआर। इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऐसा ही है, सुन लीजिए फिर क्या। अच्छा ये याद रखिएगा, सीफैप लेवल में जब आप जाएंगे ना कुछ और मेथड भी आएंगे, जैसे एक अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी होता है, एक पे बैक पीरियड भी होता है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। कुछ में डिस्काउंटिंग होती है, कुछ में डिस्काउंटिंग नहीं होती। हमारे सिलेबस में जो 2 मेथड है दोनों में डिस्काउंटिंग होती है। और मुझे बताइए कि प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद डिसीजन करना क्या ये अच्छा है या कि डिस्काउंटिंग को इग्नोर कर देना चाहिए, नहीं कंसीडर करना चाहिए ना, यही कह रहा है। नेट प्रेजेंट वैल्यू डिसीजन क्राइटेरिया क्या होता है, एक्सेप्ट इफ एनपीवी इज पॉजिटिव या ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव कह लें या ग्रेटर देन 0 कह लें, एक ही बात है। और आईआरआर में रूल क्या है, एक्सेप्ट करो अगर आईआरआर इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एडवांटेजेस सुने नेट प्रेजेंट वैल्यू के, इट इज बेस्ड ऑन कैश फ्लोज, बिल्कुल कैश फ्लो ज्यादा बेहतर क्राइटेरिया समझा जाता है। अब आप समझ रहे, अब आप कह रहे होंगे सर आईआरआर भी तो कैश फ्लो भी बेस होता है, हाँ लेकिन कुछ मेथड ऐसे हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, जैसे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, वो कैश फ्लो पे बेस नहीं होता, नाम से जाहिर होगा, वो प्रॉफिट पे बेस करता है। तो कुछ मेथड ऐसे हैं प्रोजेक्ट वैल्यूएशन के जो कैश फ्लो पे बेस करते हैं, कुछ नहीं करते। आपके लिए अच्छी बात यह है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू आईआरआर दोनों ही बेस्ड ऑन कैश फ्लोज हैं। फायदा समझ आया? टिक लगाएं जरा कि ये समझ आ गया, दोनों में टिक लगाएं, इट इज बेस्ड ऑन कैश फ्लो, इट इज बेस्ड। दूसरा फायदा डिस्काउंटिंग होती है, क्या दोनों में डिस्काउंट रेट्स इन्वॉल्व होते हैं? एनपीवी में भी डिस्काउंट रेट इन्वॉल्व होते हैं, आईआरआर में भी डिस्काउंट रेट इन्वॉल्व होते हैं। आप एग्री करते हैं कि डिस्काउंटिंग अच्छी बात होती है? चलिए फिर टिक लगाइए इसको भी, ये भी एडवांटेज है। समझ आ गया ना समझ? फिर एनपीवी मेजर्स हाउ मच अमाउंट ऑफ वेल्थ ए प्रोजेक्ट क्रिएट्स। एनपीवी एक अमाउंट की शक्ल में आती है, एनपीवी अमाउंट के कि इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे तो आपकी वेल्थ में इतना रुपीस का इजाफा होगा। लेकिन आईआरआर अमाउंट की शक्ल में नहीं आती, परसेंटेज के। तो उसने इसके एडवांटेजेस में बोला है कि एनपीवी मेजर्स हाउ मच अमाउंट ऑफ वेल्थ प्रोजेक्ट क्रिएट्स, अमाउंट को अंडरलाइन करें इसमें, हाउ मच अमाउंट। और आईआरआर क्या करती है, इज इट वैल्यूएट प्रोजेक्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, आईआरआर में परसेंटेज को अंडरलाइन करें। एनपीवी का फायदा क्या है, आपको जो सरप्लस अमाउंट है वो पता चलेगी। आईआरआर का फायदा क्या है, सरप्लस परसेंटेज पता चलेगी। जाती तौर पे मेरे ख्याल में परसेंटेज ज्यादा बेहतर है, परसेंटेज ज्यादा बेहतर है। यानी अगर मैं आपसे ये कहूं कि सर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर ले, इसमें 1 लाख रुपया मुनाफा होगा, और एक दूसरा प्रोजेक्ट है इस पे आपको 5% प्रॉफिट होगा, तो आप किस तरफ जाएंगे प्रोबेबली? 1 लाख की तरफ। हालांकि मैंने आपको साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं बताया, हो सकता है 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगा के 1 लाख मिल रहा हो। तो एनपीवी आपको यह बताएगी कि सरप्लस कितना, 1 लाख, जबकि आईआरआर क्या बताएगी, परसेंटेज। एनपीवी में जब तक आपके पास साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, आप सही नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। तो बहरहाल ये दोनों मेथड का तरीकाकार है। एनपीवी में अमाउंट, सरप्लस अमाउंट सामने आती है, और आईआरआर में परसेंटेज। आईआरआर 17% है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% है, 15। फायदा कितने का है, 2% का। 1 लाख लगाएंगे तो उसका 2%, 1 करोड़ लगाएंगे तो उसका 2%। डिसएडवांटेजेस क्या है, प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट इज नॉट इजीली अंडरस्टूड। आप तो माहिर है ना, आपने तो पीआरसी से शुरू कर दिया था, फिर अकाउंटिंग में भी प्रेजेंट वैल्यू सीखी, तो कॉस्ट में भी सीखी, फाइनेंस में आते आते एक्सपर्ट हो गए, 3-4 दफा जो डिफरेंट सब्जेक्ट में सीखी।
लेकिन मुझे बताइए एक आम बिजनेसमैन क्या इतनी कैलकुलेशन सीखता होगा? उसके लिए मुश्किल है। आ गया डिसएडवांटेज, इसको टिक कर लें। वैसे ये डिसएडवांटेज IRR में भी होना चाहिए था, क्योंकि IRR में भी डिस्काउंटिंग होती है, लेकिन बहरहाल लिखना चाहें तो लिख दें सेम। फिर अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग यूज ऑफ डिस्काउंट रेट। एनपीवी में कहता है कि आप डिस्काउंट रेट यूज करते हैं ना। डिस्काउंट रेट क्वेश्चन में तो आपने कभी सोचे ही नहीं, क्योंकि हमेशा डिस्काउंट रेट दे देता है। प्रैक्टिस में आप जरा सोचें कि अगर आपने कोई बिजनेस एक्चुअली में लगाना है, उसके कैश फ्लो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कौन सा डिस्काउंट रेट यूज करेंगे? अनसर्टेनिटी है ना, अंदाजा लगाना पड़ता है, इसीलिए ये इसका एक डिसएडवांटेज है। और डिसएडवांटेज क्या है? इट डज नॉट कंसीडर रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज इन एस्टिमेटिंग कैश फ्लोज। अब टेक्निकल बात है, ये सुनिए। एनपीवी टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो को तो कंसीडर करता है एनपीवी, लेकिन कैश फ्लो में अनसर्टेनिटी को कंसीडर नहीं करता, क्योंकि जो कैश फ्लोज जितने फ्यूचर के ज्यादा होते हैं ना, ज्यादा दूर, आप उनके बारे में उतना ही अनसर्टेनिटी का शिकार हैं। आप अपने कल का प्रोग्राम है उसके बारे में शायद सर्टेनिटी का शिकार, मतलब सर्टेनिटी सर्टन हो कल क्या करना है, अगले 1 साल में क्या करना है, अनसर्टन है। और अगले 10 साल में आप क्या कर रहे होंगे, हाईली अनसर्टन। तो ये नेचुरल है, टाइम में जितना आगे के बारे में सोचते जाए उतना अनसर्टेनिटी बढ़ती जाती है। ये आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो कंसीडर करता है, अनसर्टेनिटी कंसीडर नहीं करता। अनसर्टेनिटी का फैक्टर भी ऐड होना चाहिए डिस्काउंट रेट में, डिस्काउंट रेट में। फिर इट डज नॉट रिलेट रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट टू इट्स टू, अच्छा इसके आगे लिख ले, एक लफ्ज लिखा रहा हूं, इट डज नॉट रिलेट रिटर्न ऑफ प्रोजेक्ट टू साइज ऑफ इट्स कैश फ्लोज। ये लिखें, रिलेट टू साइज ऑफ इट्स कैश फ्लो, यानी रिलेट नहीं करता मतलब डिवाइड नहीं करता कि कितने % आएगा। रिलेट करना मतलब डिवाइड करना, ऐसे ही है ना। कैश फ्लो को इसकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड नहीं करता, माइनस करता है, डिवाइड नहीं करता। क्योंकि डिवाइड करने, माइनस ना करने ना तो आपके पास अमाउंट आती है। बेसिकली ये इनडायरेक्टली आपको ये कह रहा है कि एनपीवी से आप अमाउंट सरप्लस कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन उसे इन रिलेशन टू ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट वो कितने % है ये कैलकुलेट, ये कंसीडर नहीं करता एनपीवी, हालांकि वो ज्यादा मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है। और ये डिसएडवांटेज क्लियर हो गए। और आईआरआर के डिसएडवांटेज क्या? एक डिसएडवांटेज मैंने आपसे कहा था ऊपर से नीचे उठा ले, कौन से वाला, कि प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट इज नॉट इजीली अंडरस्टूड, ये आईआरआर में भी रेलिवेंट है। फिर इट डज नॉट मेजर हाउ मच वेल्थ ए प्रोजेक्ट क्रिएट्स इन एब्सोल्यूट टर्म्स। क्या बता रहा है? वो जो उसका एडवांटेज था उसका डिसएडवांटेज बता रहा है, जो इसका एडवांटेज वही घुमा के बात कर रहा है। इट मे गिव इनकरेक्ट डिसीजन इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो आपने अलग अलग डिसीजन करने होते हैं, अलग अलग डिसीजन करने। अगर तो अलग अलग डिसीजन करने हैं, ये गलत नतीजा आपको दे सकता है। कैसे? एग्जाम्पल सुने। फर्ज कीजिए आपके सामने 2 प्रोजेक्ट्स हैं, आप या तो एक प्रोजेक्ट लगा सकते हैं या बी प्रोजेक्ट। आपने प्रोजेक्ट ए, दोनों नहीं इकट्ठे कर सकते, लगा सकते हैं। प्रोजेक्ट ए का आईआरआर है, आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, प्रोजेक्ट ए है 12%, लगा लेंगे आप प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट बी है 14%, ए कितना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, प्रोजेक्ट ए का आईआरआर 12, बी का आईआरआर 14। असूल के मुताबिक आपको क्या करना चाहिए? दोनों ही लगा लेने चाहिए। क्या बी लगा देना चाहिए, दोनों नहीं लगाने चाहिए। इल्तीफा याद आ गया, वो मुनासिब नहीं है, मुझे वैसे पसंद नहीं है वो, कोई एक मुनासिब, वो कोई नहीं, मैं असल में ना इस तरह के मुनासिब नहीं समझता किसी की जात के हवाले से जो लतीफ़े बने होते हैं ना। हाँ, वो कोई हमारे सिख भाई, कोई सिख साहब थे,
तो उनका बेटा उनसे पूछता है, बाबा एक सवाल पूछो, जवाब देंगे? कहता है बिल्कुल बेटा जवाब दो। कहता है अच्छा, अगर आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में 100 का नोट हो पड़ा हो, 500 का नोट भी पड़ा हो, दोनों नोट पड़े, कौन सा नोट उठाएंगे? कहने लगा 500 का। मैंने कहा इसलिए तो हमारे पे लतीफे बने हुए हैं, दोनों क्यों नहीं उठाए? तो भाई एक प्रोजेक्ट पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है मेरे भाई, एक प्रोजेक्ट पे 12% IRR है और दूसरे पे 14% IRR, कौन सा लगाएंगे? दोनों लगाएंगे, दोनों लगाएंगे। अगर आपके पास अनलिमिटेड फंड्स हैं, सरप्लस फंड्स हैं, तो दोनों लगाएंगे, ठीक है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि प्रोडक्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। म्यूचुअली का मतलब एक लगाना है तो दूसरा नहीं लगा सकते, दूसरा लगाना है तो पहला नहीं लगा। कहते हैं ऐसी सिचुएशन में फिर आपको सिलेक्शन करनी होती है जो कि गलत हो सकती है, ठीक है। इसके बारे में सिर्फ इतना ही आपने सोचना है, इससे ज्यादा नहीं सोचना कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उनमें डिसीजन हमारा गलत हो सकता है, क्योंकि हमें तो दोनों ही करने। सही डिसीजन क्या होगा? दोनों ही कर लो, ठीक है। और अगर उनमें से एक सेलेक्ट करते हैं तो कोई ना कोई तो आपको सैक्रिफाइस करना पड़ गया। इस कंसेप्ट को आपने सिर्फ इतना ही समझना, आगे नहीं। इसके आगे कुछ और कैलकुलेशन भी है, लेकिन मैं उस तरफ नहीं, इसका कर्व बनता है बाकायदा कि क्यों ये गलत है, लेकिन मैं उस तरफ आपको नहीं लेके जाना, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन थ्योरेटिकली है सिर्फ। भाई एडवांटेजेस डिसएडवांटेज समझ आ गए? यील्ड कर्व आज का भाई एडवांटेजेस डिसएडवांटेज पढ़ते पढ़ते ना यील्ड कर्व मेरे जहन से निकल गया। अब मुझे अगर आप बताइए यील्ड कर्व होता क्या है? लेंथ ऑफ टाइम को इंटरेस्ट रेट यील्ड के साथ रिलेट करता है, ठीक है। तो रिलेशनशिप क्या होता है? ये पॉजिटिव, मतलब लेंथ ऑफ टाइम बढ़ने के साथ साथ हर साल इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता जाता है। अच्छा, ये यील्ड कर्व हमारे फाइनेंस में मार्केट वैल्यू या कॉस्ट कैलकुलेट करते हुए कैसे यूज होता है? अगर यील्ड कर्व क्वेश्चन में गिवन है तो आपने जब मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हर साल का डिफरेंट रेट यूज करना है डिस्काउंटिंग के लिए। और अगर उसने यील्ड कर्व गिवन नहीं, मार्केट वैल्यू दे दी 3-4 साल की और कहा यील्ड कर्व कैलकुलेट करके दो, तो कैलकुलेट कैसे करें? एक एक करके, पहले ईयर 1 का, फिर ईयर 2 का, लेकिन ईयर 2 में ईयर 1 पुराने वाला यूज करना है, फिर ईयर 3 का, लेकिन ईयर 3 में ईयर 2 और ईयर 1 पुराने वाले कैलकुलेट करने हैं। ये है यील्ड कर्व। और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एनपीवी के भी है, आईआरआर के भी है। सबसे बड़ा एनपीवी का डिसएडवांटेज आपको क्या लगा? सबसे बड़ा अनसर्टेनिटी है। डिस्काउंट रेट कौन सा यूज करना, और एडवांटेज कौन सा लगा है? अमाउंट में पैसे एब्सोल्यूट अमाउंट में आ जाते हैं, ठीक है। आईआरआर में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? परसेंटेज में आपको वैल्यू दे। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स में इनकरेक्ट कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं, या टाइम वैल्यू का कंसेप्ट बहुत से लोग आसानी से नहीं समझ पाते, मुश्किल होता है। चलिए, अब नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा फिशर इक्वेशन। फिशर इक्वेशन क्या है? फिशर बिल्कुल सिंपल, इसको तसल्ली से हम, फिशर नाम था भाई उसका, इकोनॉमिस्ट था। ये कितने नॉन सीरियस हैं, कभी ऐसी आती है। इधर में बैठना होता था, इधर तो जगह छोड़ देते मेरी बहन। मैं 2-3 दफा ना रुक गया हूँ। अच्छा, मुझे ये बता, कंसेप्ट सुन ले। कंसेप्ट एक है नॉमिनल रेट, एक है रियल रेट। फर्ज कीजिए आज हम बैंक वाले के पास जाते हैं। बैंक, आपको एक बात पता है, बैंक वाला जब बैंक के पास जाएंगे ना, बैंक वाले से आप पूछेंगे सर हम आपको पैसे जमा कराएं 1 लाख का, फायदा ही फायदा आपका। हमने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा सर 1 लाख जमा करवाइए, आपको 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा, यानी 1 साल के बाद आपके पास कितने हो जाएंगे? 1,20,000। जरा कंसेप्ट गौर से, कंसेप्ट समझ आ गया, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। साल के बाद कितने मिलेंगे? 1,20,000। आपको कितना रेट मिला? 20%।
ये जो बैंक रेट बताता है ना 20%, ये हमेशा होता है नॉमिनल रेट। ये कौन सा होता है? या मनी रेट ऑफ रिटर्न, रियल रेट नहीं होता। रियल रेट क्यों नहीं होता? क्योंकि असल में आप ये समझ रहे हैं आपने 20,000 मुनाफा कमाया, असल में आपने नुकसान कमाया। लेकिन बैंक वाला कभी आपको ये नहीं बताएगा। अपनी कैलकुलेशन में बैंक इसको सही कंसीडर करता है, कैलकुलेट करता है, आपको हमेशा गलत बताएगा। आपको क्या बताएगा? सर हमने आपको 20,000 रुपया दिया, आपको 20,000 मुनाफा हुआ, असल में मुनाफा नहीं, फाइनेंशियली भी नुकसान हुआ। नॉन फाइनेंशियली तो जाहिर है वो जो तो जहन्नुम में जलना पड़ेगा, तो जलना ही पड़ेगा। फाइनेंशियली भी नुकसान। फाइनेंशियली कैसे? फाइनेंशियली इस वजह से क्योंकि इस एक साल में इन्फ्लेशन भी 30% बढ़ गई होगी। बैंक वाला आपको एनालाइज करवाते हुए ना कभी इन्फ्लेशन को इंक्लूड नहीं करेगा, वो मर जाएगा, इन्फ्लेशन इंक्लूड नहीं करेगा। लेकिन अपनी कैलकुलेशन जब करेगा ना इंटरनल प्रोजेक्ट्स की, तो उसमें इन्फ्लेशन को भी इंक्लूड करेगा। मुझे बताइए, इंटरेस्ट में इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करेंगे आप गलत नतीजे पे पहुंचेंगे। जैसे विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर हमें 20% अर्न हुआ। कितना अर्न हुआ? और सही कह रहे होंगे, विदाउट इन्फ्लेशन। लेकिन अगर मैं कहूं आपसे आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन कितना हुआ, आप कहेंगे सर 20% गेन नहीं हुआ बल्कि 10% लॉस हुआ। क्योंकि एक साल के बाद बैंक हमें 1,20,000 दे रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से चीज की कीमत जो पहले 1 लाख थी वो 1,30,000 हो गई। तो एक साल पहले खुद पता है, एक साल पहले आपके पास 1 लाख रुपया था, आप 1 लाख रुपए वाली चीज खरीद सकते थे। साल बैंक में रखा, आपको 1,20,000 मिला है, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से चीज की कीमत 1,30,000 हो गई है। क्या आप वो चीज खरीद सकते हैं? नहीं। तो रियल टर्म में, नॉमिनल टर्म में नहीं, नॉमिनल कहते हैं मनी टर्म्स, नोटों को देखेंगे तो आपको नोट ज्यादा ही मिलेंगे, लेकिन रियल टर्म में आपको प्रॉफिट नहीं नुकसान हुआ। कुछ बात समझ रहे हैं? तो इस सारी डिस्कशन का एक ही कंक्लूजन पे आपको लाना चाह रहा था कि एक होता है नॉमिनल रेट, एक होता है रियल रेट। हमारी वाली एग्जांपल में नॉमिनल रेट क्या था? 20%। और रियल रेट क्या है? -10%। और इन्फ्लेशन क्या है? 30%। तो समझ आया आपको फर्क? तो एनालिसिस करते हुए कौन सा रेट यूज करना चाहिए? रियल। अब अगर एग्जाम में वो आपको इन्फ्लेशन रेट दे दे और नॉमिनल रेट दे दे तो क्या रियल रेट? अब मैंने आपको ना बड़ी आसान एग्जांपल दी है प्लस माइनस वाली, कंसेप्ट समझने के लिए। असल में ये जो रियल रेट कैलकुलेट होता है ना, ये प्लस माइनस से नहीं होता। यानी ऐसे नहीं है कि नॉमिनल 20% माइनस इन्फ्लेशन 30%। असल में ये डिवीजन से, मल्टीप्लिकेशन से रेट कैलकुलेट होता है इफेक्टिव। आसानी के लिए मैंने प्लस माइनस से करवाया है। असल में ये कैसे रेट कैलकुलेट होता है? ये फिशर एक इकोनॉमिस्ट था, उसने ये फार्मूला दिया था कि अगर आपके पास नॉमिनल रेट है और रियल रेट कैलकुलेट करना चाहते हैं, या रियल रेट है और नॉमिनल रेट कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो क्या करना है? ये वाला फार्मूला, इसे फिशर इक्वेशन कहते हैं। किस लिए यूज होता है ये? टू कैलकुलेट नॉमिनल रेट। और नॉमिनल रेट मौजूद है तो रियल रेट कैलकुलेट, रियल रेट मौजूद है तो नॉमिनल। फार्मूला क्या है? 1 प्लस नॉमिनल रेट इज इक्वल टू 1 प्लस रियल रेट इंटू 1 प्लस। ये फार्मूला लिखे जरा, अलहदा पेज पे लिखे, अलहदा पेज पे लिखे। अब मैं आपको एक सिर्फ लिंक करवा दूं ताकि आपको ना इसकी एप्लीकेशन पता चल जाए कि ये उसने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में कंसेप्ट क्यों रखा है, वो बता दूं कि पहले कैलकुलेशन सिखा दूं? पहले कंसेप्ट, रीजन, जस्टिफिकेशन के पहले कैलकुलेशन। चले कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले, ठीक है, ताकि समझ आए ना है, एग्जाम का नंबर तो पक्का हो जाए। ठीक है, फार्मूला याद करना पड़ेगा। फार्मूला लिख लिया आपने? चलिए, अब ये है आपके सामने। अच्छा, ये पक्का नहीं है कि ये आंसर ठीक है, मैं पहले बता रहा हूं। ये आपने कैलकुलेट करना है।
जरा करें। आपको उसने रियल रेट दिया है 3%, इन्फ्लेशन रेट दिया है 2%। जरा कैलकुलेट करें कि नॉमिनल रेट क्या होगा। लिख के फार्मूला लिखे बगैर एक्सेप्ट नहीं करना मैंने। ये है शाबाश शाबाश आपका मेरे भाई, यही है। तो पता चल गया अब आपको रियल से इन्फ्लेशन। चलिए ठीक है, चलिए अगर ये आ गया यानी रियल रेट गिवन है तो नॉमिनल कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर नॉमिनल गिवन हो तो जरा ये भी प्रैक्टिस करते जाएं। जो फार्मूला लिख के करेगा इंशाल्लाह गलती नहीं करेगा। पक्का चलिए, चल पता चल ही गया होगा, वरना मेरे दिल में था तीसरा सवाल भी दे दो। अगर मैं तीसरा सवाल भी देता वो कौन सा होता? इन्फ्लेशन रेट फंड। लेकिन आपको पता ही है इक्वेशन में 3 वेरिएबल है, 2 नॉन हो, कोई से तीसरा कैलकुलेट कर सकते हैं, बार बार घूमने का फायदा नहीं। फिशर इक्वेशन से रेट कैलकुलेट करना आ गया, अब सिर्फ उसकी रीजन सुन लें। हालांकि जरूरी नहीं था ये। आपको याद है कैश फ्लो के क्वेश्चन में बाज़ औक़ात वो कहता है 2 days प्राइस लेवल, ऑल कैश फ्लोज आर 2 days प्राइस, कभी कहता कभी नहीं कहता। जब वो कहता है 2 days प्राइस लेवल तो हम क्या करते हैं? कैश फ्लोज को इन्फ्लेट करते हैं, यानी इन्फ्लेशन ऐड करते हैं। जब आपके कैश फ्लो में इन्फ्लेशन ऐड हो ना, तो आपने डिस्काउंट के लिए जो रेट यूज करना है वो भी इन्फ्लेशन ऐड वाला यूज करना है, यानी नॉमिनल। समझ रहे हैं? अगर कैश फ्लो में इन्फ्लेशन का इफेक्ट एडेड है तो जब आपने डिस्काउंटिंग करने के लिए जो डिस्काउंट रेट यूज करना है वो भी, उसमें भी इन्फ्लेशन ऐड होनी चाहिए, यानी वो भी नॉमिनल यूज करेंगे। समझे? लाइक विद लाइक। अगर भाई कैश फ्लो को डिस्काउंट करना है, कैश फ्लो में इन्फ्लेशन ऐड किया है, डिस्काउंट रेट में भी इन्फ्लेशन ऐड होनी चाहिए कि नहीं? तो कौन से वाला रेट यूज करना चाहिए? नॉमिनल। नॉमिनल। और अगर हर साल सिर्फ रियल कैश फ्लो ही शो करवाएं, इन्फ्लेशन ना, तो क्या आपको अब डिस्काउंटिंग के लिए जो रेट यूज करना चाहिए वो कौन सा करना चाहिए? वो भी रियल। ये चीज, यही तो कंसेप्ट था, लाइक विद लाइक। कैश फ्लो अगर इन्फ्लेशन एडजस्टेड है तो आपका डिस्काउंट रेट भी इन्फ्लेशन एडजस्टेड होना चाहिए। अगर कैश फ्लो विदाउट इन्फ्लेशन है, विदाउट इन्फ्लेशन होना चाहिए। कैश फ्लो में इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट करके ऐड किया गया है, डिस्काउंट रेट भी नॉमिनल यूज करेंगे। कैश फ्लो में रियल कैश फ्लो आज की वैल्यू पे है तो डिस्काउंट रेट में भी इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए। लाइक विद लाइक कंपैरिजन करना, जैसा कैश फ्लो वैसा डिस्काउंट रेट। तो मैं भी कभी ये कह दे आपको कि कैश फ्लो नॉमिनल टर्म्स में है, डिस्काउंट रेट कौन सा यूज करोगे? हम कहेंगे वो भी नॉमिनल। और कहे कैश फ्लो रियल टर्म 2 days प्राइस लेवल पे है, डिस्काउंट रेट कौन सा यूज करोगे? वो भी रियल। कैश फ्लो रियल, डिस्काउंट रेट रियल। कैश फ्लो नॉमिनल, डिस्काउंट रेट नॉमिनल। लाइक विद लाइक। समझ आ रहा है कंसेप्ट? ये है। लेकिन ना भी समझ आए कोई बात नहीं, फार्मूला तो याद कर लिया ना। तो एग्जाम में रियल से कहे नॉमिनल कैलकुलेट करो, नॉमिनल से कहे रियल कर लेंगे। लेकिन मैंने जैसे ही ये फिशर इक्वेशन याद की, मुझे फौरन यील्ड कर्व भी भूल गया, मुझे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी भूल गए। जरा यील्ड कर्व बताइए,
दो कंसेप्ट क्या था, यील्ड, यील्ड कर्व होता क्या है, रिलेशनशिप, जैसे सप्लाई कर्व की तरह टाइम पीरियड का हर साल के यील्ड के साथ, हर साल का यील्ड डिफरेंट होता है। दो ऑप्शन है, केस दो तरह से क्वेश्चन ऐसे, या तो यील्ड कर्व देगा और कहेगा मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करो, या मार्केट वैल्यू देगा यील्ड कैलकुलेट। अगर उसने यील्ड कर्व दिया हुआ है, कहा मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करो, क्या करेंगे, हर साल को डिस्काउंट उसके अपने रेट से करना है, डिफरेंट रेट से। और अगर उसने बॉन्ड्स दिए हुए हैं और कह रहा है यील्ड कर्व कैलकुलेट करो, मार्केट वैल्यू दी हुई है, यील्ड कर्व कैलकुलेट करो, तो पहले ईयर 1 का यील्ड कर्व, फिर ईयर 2 का, लेकिन ईयर 2 में ईयर 1 वाला पुराना रेट यूज करना है, फिर ईयर 3 का, लेकिन ईयर 3 में ईयर 1 और 2 का पुराना, ये यील्ड कर्व। चलिए एडवांटेज डिसएडवांटेजेस आपको पता चली गए होंगे, ठीक है। हाँ आखिरी नहीं, एक भाई का बे पैक वाला कोई क्वेश्चन था, बे पैक वाला नहीं पूछ ले भाई, बे पैक वाला भाई किधर है जी मेरे भाई। अच्छा इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं बता दूं, मैंने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा था, मुझे कुछ अंदाजा हो गया कि शायद प्रॉब्लम क्या हुई होगी। इसमें मैंने एक काम ये किया जो शायद मुझे नहीं करना चाहिए था सॉल्यूशन में, मैंने सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट को मर्ज करके फिर आगे कैलकुलेशन किया। हालांकि सेल्स को अलग भी किया, ये भी ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन नेट करके चलना बाज़ औक़ात कुछ स्टूडेंट्स के लिए कम्प्लेक्स हो जाता है। अक्सर स्टूडेंट समझ आते हैं कि सर ने इसको कैसे कैलकुलेट किया, तो सेल्स को आप अलग करें और वेरिएबल कॉस्ट को अलग करें। यहां पे उसने बोला हुआ है सेल प्राइस, जहां जो प्रॉब्लम आती है, सेल प्राइस अलाउज फॉर, ये उसने डाटा दिया हुआ है, कह रहा है बेक आप कंसीडरिंग वेदर टू इन्वेस्ट न्यू प्रोजेक्ट में कॉस्ट होगी 2 मिलियन, ये आपको पता ही है इनिशियल आउटफ्लो, और रेंज ऑफ प्रोडक्ट, सेल प्राइस है ईयर 1 2 3 4 की, ये 1 2 3 4, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट है। मसला आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का था ना, हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक। कह रहा है सेल प्राइस अलाउ, ये जरा समझ ले, सेल प्राइस अलाउज फॉर एक्सपेक्टेड प्राइस इंक्रीज ओवर द पीरियड, इसका मतलब क्या है, however cost estimation are based on current cost and do not allow for expected inflation in cost। इसका मतलब जिसने समझ लिया ना, वह मसला हल हो गया भाई का। हाँ इकट्ठा नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी इस असम्पशन के साथ एग्री कर, ये बात ठीक है, हालांकि इकट्ठा भी हो सकता है, लेकिन अलग अलग करना बेहतर है। अलग अलग करना क्यों बेहतर है, क्योंकि उसने कहा है सेल प्राइस में इन्फ्लेशन का इफेक्ट शामिल है कि करना है, सेल प्राइस अलाउ फॉर एक्सपेक्टेड इंक्रीज, ऑलरेडी इंक्लूड है इन्फ्लेशन, भाई ये कह रहे हैं सेल प्राइस अलाउ फॉर एक्सपेक्टेड प्राइस इंक्रीज ओवर द पीरियड, का मतलब है कि जो प्राइस इंक्रीज ओवर द पीरियड करना है वो इंक्लूडेड है, अलाउ फॉर का मतलब है हो गया, एडजस्ट कर लिया, और कॉस्ट एस्टिमेट आर बेस्ड ऑन करंट कॉस्ट एंड डू नॉट अलाउ फॉर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। इसका मतलब क्या है कि जो भी कॉस्ट है वो 2 डेज प्राइस लेवल पे है, उसमें एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन अलाउ नहीं की, अभी अलाउ नहीं की, तो इसका मतलब क्या है, करनी है। तो इस इंफॉर्मेशन से पता ये चला कि जब आप हर साल की सेल्स कैलकुलेट करेंगे तो प्राइस को सेल यूनिट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इन्फ्लेशन का इंपैक्ट नहीं आएगा, इन्फ्लेशन का इंपैक्ट नहीं आएगा। लेकिन जब वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट को यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक तीसरी चीज भी आएगी, वो क्या है जज़ाकल्लाह मेरे भाई, वो क्या है, इन्फ्लेशन। फिर से सुन लें, इनकंसिस्टेंसी थी, भाई ने आइडेंटिफाई की, उन्होंने कहा सर आपने सेल में तो इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट नहीं की, लेकिन कॉस्ट में इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट की। सेल को कैलकुलेट किया, कैसे किया, सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय यूनिट, सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय यूनिट, सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय यूनिट। लेकिन जब कॉस्ट को कैलकुलेट किया, कैसे किया, वेरिएबल कॉस्ट को, वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय इन्फ्लेशन।
वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय इन्फ्लेशन। ये क्यों किया? वो कह रहे हैं ये क्यों किया, ये बताए। वेरिएबल कॉस्ट समझ नहीं आई तो क्यों किया? इस लाइन की वजह से, ये यहां से लेके यहां तक, इसमें कह रहा है सेल प्राइस अलाउ फॉर एक्सपेक्टेड प्राइस इंक्रीज ओवर। सेल में हमने इंक्लूड कर दिया हुआ है प्राइस इंक्रीज का इफेक्ट, लेकिन कॉस्ट में क्या कह रहा है? इंक्लूड नहीं किया। कॉस्ट एस्टिमेट बेस्ड ऑन करंट कॉस्ट, वो 2 days प्राइस लेवल जिसे हम बोलते हैं करंट लेवल, 2 days प्राइस लेवल है, इसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं है। डू नॉट अलाउ फॉर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इन कॉस्ट, मतलब क्या हुआ? इन्फ्लेशन का इफेक्ट इसमें नहीं है। कुछ बात समझ आई? बाकी इसमें मैंने देखा था, बाकी और कोई चीज एक एक जी मेरा भाई, उसमें गिवन है ना ये 49.17 सर, वो कंटिन्यू कर रहा है 51 से कंटिन्यू कर रहा है, उसको ऊपर लगाना ये इन्फ्लेशन। एक मिनट, क्या क्या फिर वो हर साल की गिवन है ना। अच्छा हाँ वो सही है। ओके, ये बात आपको समझ आ गई कि सेल्स में इन्फ्लेशन नहीं लगनी और वेरिएबल कॉस्ट में लगनी, ये समझ आ गई। अच्छा, अब इनका दूसरा क्वेश्चन कि सर ये समझ आ गई है कि वेरिएबल कॉस्ट में इन्फ्लेशन लगेगी, लेकिन अब क्लासिक क्वेश्चन वही कि ईयर 1 से लगेगी कि ईयर 2 से? करंट कॉस्ट क्या होती है? 2 days प्राइस लेवल। करंट कॉस्ट क्या होती है? तो ईयर 1 को इन्फ्लेट करना है कि, एक मिनट, अभी पता चल जाता है कितनी याद है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल आपको? कितने स्टूडेंट का ख्याल है कि अगर उसने डाटा करंट कॉस्ट 2 days प्राइस लेवल दिया हुआ है तो ईयर 1 पे इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट होगी? और कितनों का ख्याल है नहीं होगी? इन्फ्लेशन होगी। करंट का मतलब ही टुडे होता है, करंट का मतलब ही टुडे होता है। बताया था ना आपको, एट द एंड ऑफ द ईयर 3 का मतलब, ये स्टार्ट ऑफ ईयर 4 का मतलब क्या होता है? एंड ऑफ ईयर 3। समझ गए? तो दोनों सवालों का जवाब मिल गया। नंबर 1, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट क्यों है और सेल्स में क्यों नहीं, ये जवाब मिल गया। और इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट ईयर 1 से ही क्यों स्टार्ट हो गई है? करंट के लफ्ज की वजह से। जी अब आप बताइए। सोल्यूशन में उन्होंने, अच्छा, हर साल की वेरिएबल कॉस्ट अलग है। अच्छा, सोल्यूशन में कि हाँ ये ठीक है, फिर हाँ ये ठीक है, ये आप सही कलप रहे हैं। ये मसला था। अच्छा ठीक, ये मसला था। तो इन्होंने मुनासिब और वाज़े अल्फाज में मुद्दा बयान किया है कि सर इधर वेरिएबल कॉस्ट जब हर साल की अलग अलग दी हुई है तो सोल्यूशन में शायद सेम के साथ इन्फ्लेट कर। मैंने गलत किया, इंसान होना गलती हो सकती है। अच्छा इंसान कौन है जो गलती ही ना करे? गलती मान, ये वो तो फरिश्ता है जो गलती ना करे, लेकिन फरिश्ते भी गलती कर दे, सुना तो हम तो फिर इंसान हैं, तो बिल्कुल गलती। तो वो मेरे से गलती हो गई। इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में हर साल की जो गिवन वेरिएबल कॉस्ट है वो लेके इन्फ्लेशन करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, शाबाश शाबाश। ये भाई को 50 रुपए इनाम, ये भाई, ये बहन जी को भी 50 रुपए इनाम, इन्होंने भी पॉइंट रेज किया था। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? कल से फिर हमारी एक क्लास MFA की फिजिक्स क्लास नहीं हो रही। रिवीजन क्लास ना नेक्स्ट वीक से करूंगा प्लान, क्योंकि अभी ना दूसरे बैच चल रहे हैं 2, तो हाँ ऑडियो बिजनेस, तो वो कहीं साइड पे लग जाए ना तो फिर तसल्ली से रिवीजन की तरफ आऊँगा। ठीक है, मीनवाइल आपका कोई टॉपिक वीक है, आप रिवीजन वगैरह करते रहे। रिवीजन प्लान भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह, कल शेयर कर दूं। कब से स्टार्ट करूं आपका रिवीजन प्लान? यानी ये रिवीजन प्लान में पहला वर्किंग डे कब से रखूं? मंडे से। मंडे से ठीक है, मंडे तक आप अपने कोई भी पेंडिंग चीजें वो करना। नहीं सर, वेडनेसडे को सर R2 खत्म हो रही है, वो जब R2 है तब तक तो कुछ नहीं कर सकते। नहीं, आप चेंज कर सकते हैं दिन, कोई मसला नहीं है। मैं मंडे से रखूंगा, जिसने पहले करना है वो पहले कोई दूसरा टॉपिक रिवाइज करे, बाद में करना है तो सिर्फ आप दिन चेंज कर लीजिएगा। वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। अच्छा स्टूडेंट तो याद रखिए, अच्छा स्टूडेंट हमेशा अपना रिवीजन प्लान खुद बनाता है, वो तो सिर्फ एक गाइडलाइन के लिए है
कि आपको कितना को काम करना चाहिए एक दिन में, ये एक आइडिया देने के लिए। बाकी तरतीब आगे पीछे हो सकती है, क्वेश्चन आप हो सकता है मैं कुछ और रिकमेंड करूं, आप कुछ और अटेम्प्ट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिवीजन प्लान सिर्फ इसलिए कि आपको अंदाजा हो जाए एक दिन में आपने कितने घंटे पढ़ना है और कितने को चैप्टर रिवाइज करने चाहिए, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, आइडिया के लिए। रिवीजन प्लान को एज इट इज यूज करना चाहिए, एज इट इज यूज कर लें, कोई भी चेंज करना चाहिए कस्टमाइजेशन कर लें, मुझे कोई इतराज नहीं। क्लियर जी? अच्छा, अब इसके बाद आपको मैसेज मैं कर दूंगा जैसे मैंने बताया है। तो जब भी हाँ मैं आऊँगा तो आपको मैसेज कर दूंगा, आपने अगर आना हो तो आके सवाल पूछ लीजिएगा। आज का भाई ये अगर मेरे लिए लेके आए तो इधर फटाफट दे दे, क्लास खत्म होने वाली है, बाद में देगा तो क्या पता चलना है किसी का। अच्छा किसी का तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।